मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव द्विवेदी है और मैं मेक ईजी में केमिस्ट्री का टीचर हूँ। और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था जिसमें केमिस्ट्री पोर्शन का पेपर एनालिसिस मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर इस क्वेश्चन को हम करें तो सबसे पहले हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में नियॉन की बात कर रहा है, सेकंड ऑप्शन में मैग्नीशियम की बात कर रहा है, थर्ड ऑप्शन में क्लोरीन की बात कर रहा है और फोर्थ ऑप्शन में आयरन की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबके कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा। अगर आयरन की चेक करें तो आयरन का होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 होगा। अगर हम Fe+2 की बात करें तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन के बाद 3d6 होगा। अगर हम नियॉन की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 होता है। और अगर हम अगला कौन सा है, क्लोरीन की बात करें तो इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 होता है। और ये सारे के सारे एलिमेंट अपन बात कर चुके हैं। अब अपन ऑप्शन में देखेंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है कि p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, तो क्या p इलेक्ट्रॉन नियॉन में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। और Fe+2 में भी d में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन 6 है। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, करेक्ट है कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं, इसमें भी है। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो s इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, तो अगर मैग्नीशियम का हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो s इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 s इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में भी हैं और 6 d इलेक्ट्रॉन किसमें है, Fe+2 में भी हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इनका मैच कर रहा है इलेक्ट्रॉन नंबर। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 और p इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 2p में है और 5 3p में है, 6, 5, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हम देख रहे हैं क्लोरीन में p इलेक्ट्रॉन 11 है और Fe+2 में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें पूछा है कि Fe+2 में जितने इलेक्ट्रॉन है d इलेक्ट्रॉन किससे मैच नहीं खा रहे, तो मैच इससे नहीं खा रहे हैं। अगर आयरन की भी बात करें तो उसमें भी d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें क्लोरीन और Fe+2 के इलेक्ट्रॉन नंबर मैच नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हेलोजन। हेलोजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सबसे पहला है फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड है क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड है ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फोर्थ है ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर हम देखें तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो इसमें ये कह रहा है कि फ्लोरीन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्लोरीन कैसा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। दैट इज़ वाई अगर हम देखें कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, तो इसमें सबसे जो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा वो है ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। अगर क्लोरीन की बात करें तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड। अगर हम देखें HOClO जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्लोरीन की, HOClO2, HOClO3, इन सब में अगर देखें तो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इनमें अगर अपन गौर दें तो सब में देखिए मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड है, सब में ऑक्सीजन के साथ एक एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ा हुआ है। अगर हेलोजन की एसिड की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है कि वो गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। ये एक हमारा अगला क्वेश्चन जो है, इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक कॉम्प्लेक्स आयन है जिसमें आयरन है, साइनाइड के लिगेंड लगे हुए हैं और 3- है। इसमें अगर देखें इसका नामकरण हमको करना है, इसका अगर हमको नामकरण करना है तो सबसे पहले हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी होगी। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। साइनाइड की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि ये 6 है तो 6 × -1 इज इक्वल टू, इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है, -3 है, तो आयरन ये -6 हो जाएगा इज इक्वल टू -3।
जब ये -6 इधर जाएगा, -3 + 6 + 3 +3 स्टेट में आयरन है और कितने साइनाइड है, 6 है। 6 साइनाइडों के लिए हेक्सा यूज होता है और साइनाइड क्योंकि निगेटिव लिगेंड है तो इसलिए साइनाइड को साइनाइडो लिखा जाता है और क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन में माइनस चार्ज लगा हुआ है इसीलिए 8 शब्द का उपयोग होता है, ATE 8 शब्द का उपयोग होता है। और थर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर देखें हेक्सासाइनाइटो, फिर 8 थर्ड आयन रॉन्ग, ट्राइसाइनो 3 नहीं है 6 है तो ये रॉन्ग हो गया। डी वाला ऑप्शन भी देखें अगर तो इससे सबसे ज्यादा करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ये होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस वाले क्वेश्चन का थर्ड का सी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। ऑक्साइड एसिडिक होगा और ऑक्साइड या तो बेसिक होगा। बेसिक तब होगा जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा और एसिडिक कब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। और क्योंकि मेटल्स की बात करें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसका मतलब है बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड का बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर घटता जाएगा। तो जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाता है। इसलिए यहाँ पे देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ऑक्साइड का बेसिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर घटता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होगा, बेरिलियम का ऑक्साइड होगा क्योंकि वो ग्रुप में सबसे ऊपर है। और एसिडिक नेचर ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है, बेसिक नेचर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है मेटल्स के केस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेरिलियम का ऑक्साइड। स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें कि सिलिकेट्स की यूनिट क्या होती है तो ये क्लियर स्टेटमेंट ऐसा है, इसको हमें ध्यान ही रखना है। हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट में सिलिकॉन के जब ये कंपाउंड आपको मिलेंगे तो सिलिकेट्स आपको देखने को मिलते हैं जिसमें SiO4 -4 O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, जब इनकी रिपीटिंग यूनिट रिपीट होगी तो सिलिकेट फॉर्म होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी आंसर जो है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2+, NO3- और NH4+। तो अगर इसमें देखें तो एक फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का 1/2 V + M - C + A। अगर इस जिसमें से V क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, जो केंद्रीय परमाणु होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, M होता है मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब एकल संयोजी। C जो है कैटायनिक चार्ज है, कैटायनिक चार्ज है अर्थात पॉजिटिव चार्ज है। और A क्या है, एनायनिक चार्ज है। एनायनिक चार्ज का मतलब है निगेटिव चार्ज अगर हो। तो अगर इस फॉर्मूले में हम अगर रखेंगे तो इसकी वैल्यू अगर H की वैल्यू अगर 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। H की वैल्यू अगर 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। H की वैल्यू 4 होती है तो sp3 होता है। तो अगर इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि जब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल NO2+ के लिए अगर हम इसमें सॉल्व करें NO2+ तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नाइट्रोजन क्योंकि सेंट्रल एटम है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है। मोनोवैलेंट एटम एक भी नहीं, कैटायनिक चार्ज 1 है तो -1 प्लस कोई निगेटिव चार्ज है क्या, 0। तो क्या हो जाएगा 5 - 1/2 मतलब 4/2। 2 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। और यही अगर मैं बात करूं किसकी, NO3- की बात करूं तो H = 1/2। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम एक भी नहीं, पॉजिटिव चार्ज एक भी नहीं, निगेटिव चार्ज 1 है तो प्लस में 1 होगा। तो 5 + 1/2 मतलब 6/2 = 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp2 होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं NO2+ में sp हाइब्रिडाइजेशन निकला, NO3- में sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकला। और अगर मैं डिस्कस करूं NH4+ के बारे में
तो NH4+ के बारे में, तो फॉर्मूला लगेगा 1/2, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5, मोनोवैलेंट एटम इसमें कितने हैं 4, पॉजिटिव चार्ज 1 है तो -1 हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज 0 है तो +0 हो जाएगा। 1/2, 5 + 4 9, 9 - 1 8, 8/2 = 4, 4 के लिए अगर H की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन जानने के लिए ये एक तरीका है। दूसरा एक और तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन जानने के लिए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए हम देखेंगे 6th क्वेश्चन का आंसर क्या है, sp, sp2, sp3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये प्रश्न अगर देखा जाए तो इसमें ये पूछ रहा है एलिंघम डायग्राम के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस एल्यूमिना। एल्यूमिना का अगर देखें तो एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3, Al2O3 होता है। अगर हम एलिंघम डायग्राम की बात करें तो एलिंघम डायग्राम जो होता है टेम्परेचर के साथ डेल्टा G नॉट में क्या परिवर्तन हो रहा है ये हमको बताता है। तो इस डायग्राम में क्या होता है कि गिब्स एनर्जी का बताता है, कितनी निगेटिव गिब्स एनर्जी है। ये पूरी की पूरी एनर्जी कैसी होती है, निगेटिव होती हैं, निगेटिव -1200, -1000। तो अगर इसमें देखेंगे तो एल्यूमिनियम का जो ग्राफ है वो अगर ऐसा जा रहा है तो मैग्नीशियम का इस प्रकार जाता है, कार्बन का इस प्रकार जाता है। तो एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन से Al2O3 बन रहा है, मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन से मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है। क्योंकि गिब्स एनर्जी मैग्नीशियम की निगेटिव है तो ये वाली रिएक्शन ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करेगा। और क्योंकि ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करेगा तो ऑक्सीडाइज होते वक्त ये Al2O3 को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो अगर कोई मेटल है जिसका ग्राफ एल्यूमिनियम के नीचे आता है तो वो क्या है, मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मैग्नीशियम है, क्योंकि एलिंघम डायग्राम में एल्यूमिनियम के ग्राफ के नीचे मैग्नीशियम है। क्योंकि मैग्नीशियम नीचे है, ऑक्सीडेशन हो रहा, तो इसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। और जब भी मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा एल्यूमिना के साथ तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एल्यूमिना Al2O3 को रिड्यूस कर देगा। क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन की डेल्टा G की जो वैल्यू है, फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है वो मोर निगेटिव है, मोर निगेटिव होगा तो मोर स्पॉन्टेनियस होगा। तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा ताकत रखता है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम, और ऑक्सीडाइज होते वक्त वो एल्यूमिना को रिड्यूस कर देता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें मैंगनेट आयन और पर मैंगनेट आयन, तो मैंगनेट आयन जो होता है MnO4- 2 होता है और पर मैंगनेट MnO4- होता है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो Mn डबल बॉन्ड O O- और MnO4 का होता है Mn डबल बॉन्ड O तो अगर इस क्वेश्चन का हम देखें तो इस क्वेश्चन में जो बात कर रहा है कि पाई बॉन्डिंग जो है p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद p ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, नहीं, क्योंकि अपन देखते हैं ऑक्सीजन जो है p ब्लॉक का एलिमेंट है, मैंगनीज एक d ब्लॉक का एलिमेंट है। और इन दोनों के स्ट्रक्चर से हमको देखने को मिल रहा है कि मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल होगा और मैंगनीज का d ऑर्बिटल होगा। तो इन सब ऑप्शंस को अगर हम पढ़ें तो पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल नहीं होते। सी ऑप्शन, देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग होती है इनके स्ट्रक्चर में देखा जाए। ए ऑप्शन में पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप टू p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद p ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, नहीं। सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। सो 8वें का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। मैंगनीज क्योंकि d ब्लॉक का एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मैंगनीज हमको d ब्लॉक में मिलता है, ऑक्सीजन एक p ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। इनमें पाई बॉन्डिंग भी पाई जाती है और इनमें डी पाई पी पाई बॉन्ड भी पाया जाता है, डी पाई पी पाई टाइप का डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, among the following which one is a wrong statement, SO2 की बात करें तो सल्फर जो है
वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और इसमें थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने कोवेलेंसी को एक्सपैंड कर लेते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को पी इलेक्ट्रॉन्स को डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो डी पाई पी पाई डी पाई बॉन्ड बनना SO2 में पॉसिबल है। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड ऑप्शन की बात करें, SeF4 और CH4 का सिमिलर शेप होता है। अगर इसमें बात करें तो CH4 की बात करें तो CH4 टेट्राहेड्रल शेप का होता है। मीथेन की शेप का होता है, टेट्राहेड्रल शेप का होता है। अगर हम यही SeF4 की बात करें तो SeF4 में जो सेलेनियम है वो 4 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाता है और इसके पास एक लोन पेयर होता है। इसके पास लोन पेयर होता है तो SeF4 का जो शेप होता है वो शी शॉ शेप का होता है। जैसे गार्डन में बच्चे जिस झूले पे ऊपर नीचे झूलते हैं उसे शी शॉ कहते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं SeF4 का शेप सी शॉ है और CH4 का शेप टेट्राहेड्रल है। इसीलिए आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि SeF4 और CH4 का सेम शेप नहीं होता है, इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट है। I3+ का क्या बेंड ज्योमेट्री होती है? करेक्ट है। I3+ में वाटर मॉलिक्यूल की तरह रिजेंबल करता है, जिसमें सेंट्रल आयोडीन जो है 2 आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर रखता है। PH5 और BCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, ये करेक्ट है क्योंकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जैसे जैसे ग्रुप के नीचे आते जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होता, ज़्यादा स्टेबल होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बिस्मथ जो है +5 स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता और PH5 भी अनस्टेबल होता है और वो PH3 और हाइड्रोजन में टूट जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग स्टेटमेंट है? वो बी ऑप्शन है कि SeF4 और CH4 का सिमिलर शेप होता है। ये गलत है। CH4 टेट्राहेड्रल शेप का होता है, चतुष्फलकीय होता है और SeF4 सी शॉ शेप का होता है। यूनिट ऑफ एंट्रोपी, यूनिट ऑफ एंट्रोपी अगर S की बात करें, एंट्रोपी की बात करें तो जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होती है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें पूछ रहा है कि नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड को मिश्रण में कैसे अलग किया जा सकता है। तो इसका बेस्ट मेथड है ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हम देखते हैं सॉलिड फेज से गैसियस फेज बन जाता है, ठोस से गैसीय भौतिक अवस्था बनती है। और अगर हम बात करें नेफ्थलीन की और बेंजोइक एसिड की, तो बेंजोइक एसिड जो है अपना डाइमर बना लेता है। डाइमर बनाने की वजह से ये अच्छे से एसोसिएट हो पाता है और ये कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल होता है और ये वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल होता है तो जल्दी वाष्प बना लेता है नेफ्थलीन, और बेंजोइक एसिड क्या है? बाद में वाष्प बनाता है, नॉन वोलेटाइल होता है। इससे क्या करते हैं अपन? मिश्रण को अलग अलग कर लेते हैं। तो बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन को अलग अलग करने के लिए सब्लिमेशन का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को अगर देखें, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। और अगर हम देखें इसमें जो कंपाउंड का नाम है वो क्या है? पेंट 2ईन 4आइन। ईन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड होगा। आइन का मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो सेकंड पे डबल बॉन्ड है और फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर हम सारे कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करें तो यहाँ पे कार्बन की 3 वैलेंसी फुलफिल हो गई तो एक ही हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी फुलफिल हो गई है, यहाँ कार्बन की 1 2 3 एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। यहाँ पे कार्बन की 1 2 3 एक हाइड्रोजन से ये भी जुड़ेगा और यहाँ पे कार्बन की एक ही वैलेंसी फुलफिल हो रही है तो बाकी की 3 वैलेंसी वो हाइड्रोजन से फुलफिल करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट होता है, चतुर संयोजक होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 पाई और 2 पाई, 1 2 3 पाई। तो इस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड हो गए? 3 पाई बॉन्ड हो गए। और सिग्मा बॉन्ड अगर गिना जाए तो कार्बन हाइड्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कार्बन अन्य हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा के साथ
डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा के साथ 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन इज दी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स पूछ रहा है कि फॉस्जीन किसका कॉमन नेम है। तो फॉस्जीन अगर अपन देखें किसका कॉमन नेम है, तो फॉस्जीन का अगर हम फॉर्मूला देखें, फॉस्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2 और इसमें देख रहे हैं अपन कार्बोनिल, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया और ये क्लोराइड हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है इफ ए इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ क्या है, ए है। अगर हम एक क्यूब बनाएं और उसकी साइड की लेंथ ए है, सारी की सारी साइड की लेंथ ए है, डिस्टेंस बिटवीन दी बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर एटम इन द क्यूब विल बी। अगर हम कॉर्नर पे एक एटम रखें और बॉडी के सेंटर पे एक एटम रखें तो इनके बीच का डिस्टेंस, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो बॉडी डायगोनल का हाफ होगा, बॉडी डायगोनल का हाफ होगा। क्यूब के बॉडी डायगोनल का हाफ जो है बॉडी सेंटर्ड एटम और कॉर्नर के एटम के डिस्टेंस के बराबर होगा। यहाँ पे स्टूडेंट ऑप्शन नहीं है तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। अगर हम देखें बॉटम वाला फेस लें जिसमें साइड ए है तो फेस डायगोनल कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगर बॉटम फेस लें और ये ए है और ए है तो ये फेस डायगोनल कितना बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये √2a के बराबर होगा। और क्योंकि यहाँ पे एक साइड है और ये हमारा बॉडी डायगोनल है, ये √2a है, ये a है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3a। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो क्यूब जिसकी साइड a है उसका फेस का डायगोनल √2a होता है, उसके बॉडी सेंटर से पास होने वाला डायगोनल मतलब बॉडी डायगोनल √3a के बराबर होता है। और क्वेश्चन पूछा है कि बॉडी सेंटर पे एक एटम रखा हुआ है और कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है तो इनकी बीच की डिस्टेंस बताइए। तो क्योंकि ये √3a का आधा है, हाफ है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, √3a/2। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, क्यूब की बात कर रहा है, साइड ए होती हैं, 6 फेसेस होती हैं, 6 फेस डायगोनल होते हैं, वो 12 फेस डायगोनल होते हैं। इसमें फेस डायगोनल का डायमेंशन √2a के बराबर होती है और बॉडी डायगोनल अगर हम निकालते हैं √3a के बराबर होती है। और इस बॉडी डायगोनल का हाफ पूछा है जो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा √3a/2। ये क्वेश्चन जो है एडजॉर्प्शन पे बेस्ड है, अधिशोषण पे बेस्ड है। हम देखते हैं कोई भी सॉलिड सरफेस होती है, जब उसमें कोई भी गैस एडजॉर्ब्ड होती है, इसको हम लोग एडजॉर्बेंट कहते हैं। तो फ्लूइडिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के नियम के अनुसार जो गैस है उसका कितना मास पर यूनिट मास एडजॉर्बेंट का, इसका एक फॉर्मूला है K × P⁴1/n, जहाँ पे x जो है गैस का मास है जो एडजॉर्ब हो रहा है, m जो है वो मास है एडजॉर्बेंट का, और p जो है सिस्टम का प्रेशर है, और स्मॉल n एक कांस्टेंट है जो कि इस गैस और स्मॉल m के और एडजॉर्बेंट के नेचर, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। और ये जो स्मॉल n है इसकी जो वैल्यू है हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, और 1/n की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो अगर ऑप्शन देखें तो हर केस में 1/n का जो मान होगा, जो वैल्यू होगी, वो किसके बराबर होगी, 0 से 1 के बराबर होगी। ये है फ्लूइडिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो ये बताता है कि अधिशोषण के दौरान कितना अमाउंट गैस एडजॉर्ब होगा, और वो प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है, सिस्टम के प्रेशर पे, दाब के ऊपर निर्भर करता है, और उसमें ये 1/n है जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। इस क्वेश्चन की बात करें राउल्ट लॉ, हम देखते हैं कि आदर्श विलयन होता है और कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो आदर्श विलयन से विचलन करते हैं। विचलन का कारण होता है कि जब अपन विलयन को, सॉल्यूशन को जब मिक्स करते हैं तो उनमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो बॉन्ड है वो
वीक बनने वाला है या स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन होता है और निगेटिव डेविएशन होता है। पॉजिटिव डेविएशन की बात करें, धनात्मक विचलन की बात करें, तो धनात्मक विचलन में जब भी सॉल्यूशन बनता है तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, और जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं जैसे ए या बी कंपोनेंट हैं, इनके बीच का बॉन्ड अगर वीक बनने लगे इन कंपैरिजन टू ए और बी बॉन्ड, जो ए और ए कंपोनेंट के बीच का बॉन्ड था और बी और बी को कंपोनेंट के बीच का बॉन्ड था, अगर इससे वीक बॉन्ड बने, दुर्बल आबंध बने, तब जो सॉल्यूशन बनता है वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन करने लगता है। अगर हम इसमें बात करें तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन है, क्योंकि इथेनॉल जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जब इथेनॉल में हम एसीटोन मिला देते हैं तो वो इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने नहीं देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में नहीं बनेगा, बीच में एसीटोन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो ये इन लोगों के बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड वीक होगा तो वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं कि वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कर रहे हैं। तो धनात्मक विचलन में वाष्प दाब बढ़ जाता है और अवयवों के बीच में, कंपोनेंट्स के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है वो क्या हो जाए, वीक हो जाए, उनके बीच का बॉन्ड क्या हो जाए, वीक होने लगे। तब जो है वो जो विलेन है वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन करने लगता है। अगला क्वेश्चन देखें, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल देती हैं। अगर हम बात करें एक कॉमन से एल्डिहाइड की, और अगर हम इसके दो मॉलिक्यूल को डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दें तो ये दो मॉलिक्यूल इस प्रकार से इंटरेक्शन करते हैं कि CH3CHOH CH2CHO इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, और बाद में वाटर का रिमूवल होता है और OH और हाइड्रोजन निकल के डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, और वही बनता है एल्डोल का उत्पाद, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनता है। इस रिएक्शन में बात करें अगर, तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, बीटा पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया इस कंपाउंड का, और जिस कार्बन से ये जुड़ा रहेगा उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, और अल्फा के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे, और बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। एल्डिहाइड लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, यदि हम इसकी जगह कोई कीटोन लेते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाता। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को पढ़ें तो बीच में ये प्रोडक्ट बनता है, और जिसके बाद वाटर का रिमूवल होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, और वो एक एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट कहलाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ए है कि एल्डोल कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट बन रहा है बीच में वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। फिनॉल की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है जिसमें जब फिनॉल CHCl3 और NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनाता है जिसमें फिनॉल के OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं सैलिसिलडिहाइड। इसलिए इसको ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, और इसको हम लोग रीमर-टीमन अभिक्रिया भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है फिनॉल की। तो इस रिएक्शन में देखें तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो सैलिसिलडिहाइड होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में अगर स्टूडेंट हम ध्यान दें 19th क्वेश्चन में, when initial concentration of the reactant is doubled, the half life period of a zero order reaction is। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो जो हाफ लाइफ पीरियड है, हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम इंटरवल है जब रिएक्टेंट का अमाउंट हाफ हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। और टी हाफ का अगर हम फॉर्मूला देखें तो टी हाफ का फॉर्मूला A0/2K होता है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि यदि इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का अर्थात A0 उसको अगर डबल कर दिया जाए तो हम देख रहे हैं कि टी हाफ A0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये डबल हो जाएगा तो ये भी
डबल हो जाएगा। अगर ये 2 टाइम्स कर देंगे तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। हम फॉर्मूले से देख सकते हैं कि टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ए नॉट को डबल करेंगे तो हाफ लाइफ भी अपने आप डबल हो जाएगी। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इथेन के अगर न्यूमैन की बात करें तो उन्होंने 2 स्ट्रक्चर दिए थे, एक होता है इक्लिप्स और एक होता है स्टैगर्ड। इक्लिप्स की बात करें तो जो दोनों कार्बन में हाइड्रोजन जुड़े हैं वो ओवरलैप से दिखाई देते हैं कि वो एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं और इनके बीच में कोई प्रकार का एंगल नहीं बनता। पर अगर स्टैगर्ड फॉर्म में देखें तो इस केस में इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये कौन सा फॉर्म होता है? इक्लिप्स का फॉर्म होता है इथेन मॉलिक्यूल का, और ये होता है स्टैगर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल अगर 360 डिग्री लें और देख रहे हैं 6 हिस्सों में बटा है तो 360/6 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डाईहेड्रल एंगल है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल है स्टैगर्ड फॉर्म में, तो वो हमें कितना दिख रहा है? 60 डिग्री दिख रहा है। और इक्लिप्स फॉर्म में एंगल नहीं, वो दोनों ऐसा लगता है जैसे दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड ओवरलैपिंग हो। तो स्टैगर्ड फॉर्म में कितने एंगल बनते हैं? डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री का बनता है। इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। और हमारे 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सही करेक्ट ऑप्शन लगाएं। थैंक यू।